नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पीएम मोदी ने रविवार 26 नवंबर को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 107वां एपिसोड में 26/11 हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते। आज के दिन देश पर सबसे जघन्य हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने मुंबई को पूरे देश को थर्रा रखा था, लेकिन भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे। मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस हमले में हमारे जो जाबाज वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें देश आज भी याद करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस एपिसोड में संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं दी। पीएम ने लोगों से वोकल फॉर लोकल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश में ही शादी करने की अपील की। सोमवार 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। पीएम ने इसके लिए भी लोगों को शुभकामना दी। पीएम ने कहा कि 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। पीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदर्शिता का पालन करते हुए अब भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुई है, देश आज उन्हें याद कर रहा है। मेरे परिवारजनों, 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए। लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। साथियों, ये भी बहुत प्रेरक है
कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ऐसी एक सदस्य हंसा मेहता जी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी। उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को संविधान से वोटिंग का अधिकार दिया। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। मेरे परिवारजनों, राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। हो सकता है
आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। मेरे परिवारजनों, त्योहारों के इस मौसम में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। और जब 1 महीना हो जाए तो आप मुझे अपने अनुभव, अपनी फोटो जरूर शेयर करिएगा। मैं अभी से आपको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे युवा साथियों ने देश को एक और बड़ी खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आज हमारे स्कूली बच्चों में भी इनोवेशन की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्टअप्स इंडिया अभियान, ऐसे निरंतर प्रयासों के नतीजे देशवासियों के सामने हैं। ये भी भारत की युवा शक्ति, भारत की इनोवेटिव पावर का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी जोश के साथ आगे चलते हुए ही हम विकसित भारत के संकल्प को भी प्राप्त करके दिखाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मन की बात में मैंने भारत में बड़ी संख्या में लगने वाले मेलों की चर्चा की थी। तब एक ऐसी प्रतियोगिता का भी विचार आया था जिसमें लोग मेलों से जुड़ी फोटो साझा करें। संस्कृति मंत्रालय ने इसी को लेकर मेला मोमेंट्स कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत लोगों ने पुरस्कार भी जीते।
कोलकाता के रहने वाले राजेश धर जी ने चरक मेला में गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले की अद्भुत फोटो के लिए पुरस्कार जीता। ये मेला ग्रामीण बंगाल में काफी लोकप्रिय है। वाराणसी की होली को शोकेस करने के लिए अनुपम सिंह जी को मेला पोर्ट्रेट्स का पुरस्कार मिला। अरुण कुमार नली मेला जी उल्साही दशहरा से जुड़ा एक आकर्षक पहलू को दिखाने के लिए पुरस्कृत किए गए। वैसे ही पंढरपुर की भक्ति को दिखाने वाली फोटो सबसे ज्यादा पसंद की गई फोटो में शामिल रही, जिसे महाराष्ट्र के ही एक सज्जन श्रीमान राहुल जी ने भेजा था। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी तस्वीरें मेलों के दौरान मिलने वाले स्थानीय व्यंजनों की भी थी। इसमें पुरुलिया के रहने वाले आलोक अविनाश जी की तस्वीर ने पुरस्कार जीता। उन्होंने एक मेले के दौरान बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के खान पान को दिखाया था। प्रणब बसाक जी की वो तस्वीर भी पुरस्कृत हुई, जिसमें भगोरिया महोत्सव के दौरान महिलाएं कुल्फी का आनंद ले रही हैं। रुमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फोटो भेजी थी। इसे भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, मन की बात के माध्यम से आज हर गांव, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि निरंतर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। आजकल तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, टेक्नोलॉजी और मोबाइल घर घर पहुंचे हुए हैं। आपके लोकल पर्व हो या प्रोडक्ट, उन्हें आप ऐसा करके भी ग्लोबल बना सकते हैं। साथियों, गांव-गांव में लगने वाले मेलों की तरह ही हमारे यहाँ विभिन्न नृत्यों की भी अपनी ही विरासत है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जनजातीय इलाकों में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जिसे छऊ के नाम से बुलाते हैं। 15 से 17 नवंबर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ श्रीनगर में छऊ पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबने छऊ नृत्य का आनंद उठाया। श्रीनगर के नौजवानों को छऊ नृत्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। इसी प्रकार कुछ सप्ताह पहले ही कठुआ जिले में बसोहली उत्सव आयोजित किया गया। ये जगह जम्मू से 150 किलोमीटर दूर है। इस उत्सव में स्थानीय कला, लोक नृत्य और पारंपरिक रामलीला का आयोजन हुआ। साथियों, भारतीय संस्कृति की सुंदरता को सऊदी अरब में भी महसूस किया गया। इसी महीने सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का एक आयोजन हुआ। यह अपने आप में बहुत अनूठा था, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही संस्कृत में था। संवाद, संगीत, नृत्य, सब कुछ संस्कृत में। इसमें वहां के स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखी गई। मेरे परिवारजनों, स्वच्छ भारत अब तो पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। मेरा तो प्रिय विषय है ही है, और जैसे ही मुझे इससे जुड़ी कोई खबर मिलती है, मेरा मन उस तरफ चला ही जाता है। लोगों की सोच बदलती है। ये पहल आज राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। इस अभियान ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं को सामूहिक भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया है। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास सूरत में देखने को मिला है। युवाओं की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत इसकी शुरुआत की है। इसका लक्ष्य सूरत को एक ऐसा मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल बने। सफाई संडे के नाम से शुरू हुए इस प्रयास के तहत सूरत के युवा पहले सार्वजनिक जगहों और डुमस बीच की सफाई करते थे। बाद में ये लोग
तापी नदी के किनारों की सफाई में भी जी जान से जुट गए। और आपको जानकर के खुशी होगी, देखते ही देखते इससे जुड़े लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम भी शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम ने लाखों किलो कचरा हटाया है। जमीनी स्तर पर किए गए ऐसे प्रयास बहुत बड़े बदलाव लाने वाले होते हैं। साथियों, गुजरात से ही एक और जानकारी आई है। कुछ सप्ताह पहले वहां अंबाजी में भादरवी पूनम मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में 50 लाख से ज्यादा लोग आए। ये मेला प्रतिवर्ष होता है। इसकी सबसे खास बात ये रही कि मेले में आए लोगों ने गब्बर हिल के एक बड़े हिस्से में सफाई अभियान चलाया। मंदिरों के आसपास के पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का यह अभियान बहुत प्रेरणादायी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता कोई एक दिन या एक सप्ताह का अभियान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में उतारने वाला काम है। हम अपने आसपास ऐसे लोग देखते भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता से जुड़े विषयों पर ही लगा दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाले लोगानाथन जी भी बेमिसाल है। बचपन में गरीब बच्चों के फटे कपड़ों को देखकर वे अक्सर परेशान हो जाते थे। इसके बाद उन्होंने ऐसे बच्चों की मदद का प्रण लिया और अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्हें दान देना शुरू कर दिया। जब पैसे की कमी पड़ी तो लोगानाथन जी ने टॉयलेट तक साफ किए ताकि जरूरतमंद बच्चों की मदद हो सके। वे पिछले 25 सालों से पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से अधिक बच्चों की मदद कर चुके हैं। मैं एक बार फिर ऐसे प्रयासों की सराहना करता हूँ। देश भर में हो रहे इस तरह के अनेकों प्रयास न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है। जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है। अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने जो 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। अब हमारा ये भी दायित्व है कि जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, उनकी निरंतर देखभाल हो, वो जल संरक्षण के प्रमुख स्रोत बने रहें। साथियों, जल संरक्षण की ऐसी ही चर्चाओं के बीच मुझे गुजरात के अमरेली में हुए जल उत्सव का भी पता चला। गुजरात में 12 मास बहने वाली नदियों का भी अभाव है, इसलिए लोगों को ज्यादातर बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पिछले 20-25 साल में सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयास के बाद वहां की स्थिति में बदलाव जरूर आया है और इसलिए वहां जल उत्सव की बड़ी भूमिका है। अमरेली में हुए जल उत्सव के दौरान जल संरक्षण और झीलों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया। वाटर सिक्योरिटी के जानकारों के साथ मंथन भी किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को तिरंगे वाला वाटर फाउंटेन बहुत पसंद आया। इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सब्जीभाई धोड़किया के फाउंडेशन ने किया। मैं इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूँ। जल संरक्षण के लिए ऐसे ही काम करने की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया भर में स्किल डेवलपमेंट के महत्व को स्वीकार्यता मिल रही है। जब हम किसी को कोई स्किल सिखाते हैं तो उसे सिर्फ हुनर ही नहीं देते, बल्कि उससे आय का एक जरिया भी देते हैं। और जब मुझे पता चला
कि एक संस्था पिछले 4 दशक से स्किल डेवलपमेंट के काम में जुटी है, तो मुझे और भी अच्छा लगा। ये संस्था आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है और इसका नाम बेल्जीपुरम यूथ क्लब है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर बेल्जीपुरम यूथ क्लब ने करीब 7,000 महिलाओं को सशक्त बनाया है। इनमें से अधिकांश महिलाएं आज अपने दम पर अपना कुछ काम कर रही है। इस संस्था ने बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को भी कोई ना कोई हुनर सिखाकर उन्हें उस दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद की है। बेल्जीपुरम यूथ क्लब की टीम ने किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ से जुड़े किसानों को भी नई स्किल सिखाई, जिससे बड़ी संख्या में किसान सशक्त हुए हैं। स्वच्छता को लेकर भी यह यूथ क्लब गांव-गांव में जागरूकता फैला रहा है। इसने अनेक शौचालयों का निर्माण की भी मदद की है। मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। आज देश के गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ही सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, जब किसी एक लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास होता है तो सफलता की ऊंचाई भी और ज्यादा हो जाती है। मैं आप सभी से लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। पिछले कुछ समय से लद्दाखी पश्मीना की भी बहुत चर्चा हो रही है। लद्दाखी पश्मीना लुम्स ऑफ लद्दाख के नाम से दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे तैयार करने में 15 गांवों की 450 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। पहले वे अपने उत्पाद वहां आने वाले पर्यटकों को ही बेचती थी, लेकिन अब डिजिटल भारत के इस दौर में उनकी बनाई चीजें देश दुनिया के अलग अलग बाजारों में पहुंचने लगी है। यानी हमारा लोकल अब ग्लोबल हो रहा है और इससे इन महिलाओं की कमाई भी बढ़ी है। साथियों, नारी शक्ति की ऐसी सफलताएं देश के कोने-कोने में मौजूद है। जरूरत ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की है और ये बताने के लिए मन की बात से बेहतर और क्या होगा। तो आप भी ऐसे उदाहरणों को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें आपके बीच ला सकूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसे ही मन की बात से प्रेरित होकर अहमदाबाद के पास तीर्थ धाम प्रेरणा तीर्थ ने एक दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई है। इसमें देश विदेश के 100 से ज्यादा एंटीक रेडियो रखे गए हैं। यहाँ मन की बात के अब तक के सारे एपिसोड्स को सुना जा सकता है। कई और उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे लोगों ने मन की बात से प्रेरित होकर अपना खुद का काम शुरू किया। ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। मेरे परिवारजनों, कल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं।
इस बार मैं काशी तो नहीं जा पा रहा, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा, लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। साथियों, कल पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। यह हमें सादगी, सद्भाव और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सेवा भावना, सेवा कार्यों की जो सीख दी, उसका पालन हमारे सिख भाई बहन पूरे विश्व में करते नजर आते हैं। मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। देखते ही देखते 2023 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और हर बार की तरह हम आप ये भी सोच रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी ये साल बीत गया। लेकिन ये भी सच है कि ये साल भारत के लिए असीम उपलब्धियों वाला साल रहा है और भारत की उपलब्धियां हर भारतीय की उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मन की बात भारतीयों की ऐसी उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम बना है। अगली बार देशवासियों की ढेर सारी सफलताओं पर फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।